Welcome back. We were doing the chapter Democratic Rights. In the last class, we have done what are democratic rights, what are rights in fact, and why we need rights in a democracy. These are the questions which can be there as a part of your 3 marker. Then, what Indian Constitution provides to its citizens, the different democratic rights, fundamental rights. The fundamental means basic. इसमें आगे आपके जो है देर आर सो मेनी लूप होल्स. जब लॉयर्स होते हैं दे नो अंडर विच सर्कमस्टांस एट विच एरिया हाउ इट हैज टू बी यूज्ड. So that is why we call it as fundamental. They are the basic rights provided to every citizen who is born on this land. In the last class, we had already done right to equality and right to freedom. Right to freedom is also called as a cluster of rights because freedom जो right है वो एक right का नाम नहीं है. It is a cluster of many rights जिसमें speech भी है, religion भी है, occupation भी है, place भी है. इसीलिए हम उसको cluster of rights बोलते हैं. The next is अब जो हम पढ़ेंगे वो है right against exploitation. Now what is the meaning of exploitation? एक्सप्लॉयटेशन का एक तो मीनिंग सिंपल है, किसी को तंग करना. लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ये जो एक्सप्लॉयटेशन है इसमें बेसिकली 3 स्पेसिफिक इविल्स को उन्होंने जो है स्पेसिफाई किया है. एक्सप्लॉयटेशन इज व्हेन यू आर एक्सप्लॉइटिंग एनीवन वीकर देन यू. जैसे हम क्या करते हैं, यहां से गुजर रहे हैं, हमें पता है कि बेचारे जानवरों ने हमारा कुछ नहीं करना तो हम उसको मार देते हैं. कई लोग होते हैं वो लोग भिखारी वगैरह को जो है परेशान करते हैं, यानी कि व्हेन यू आर हैरेसिंग एनीवन वीकर देन यू. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 3 स्पेसिफिक इविल्स एंड डिक्लेयर्स देम इलीगल, जो स्पेसिफिकली हमारे एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है. और उनमें से सबसे पहला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग. In the summary section, I had already told you that there are so many incidents when people are sold and bought. मतलब लोगों को बेचा और खरीदा जाता. आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आपने पढ़ा था कि इन द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड द जो आपके स्लेव्स होते थे उनको अफ्रीका से खरीद कर लेकर जाते. सिमिलरली इवन इन इंडिया सच थिंग्स आर देयर. कई लोगों को क्या किया जाता है, झूठे वादे किए जाते हैं दैट यू विल बी गिवन द वर्क, और बाद में उनको जो है गलत काम के लिए बेच दिया जाता है या उनको बेगिंग वगैरह के लिए जो है डाल दिया जाता. तो दिस इज हाउ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज डन. इनमें बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको किया जाता. सेकेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स forced labor or begar in any form. Now what is begar or what is the difference between मतलब कि bonded labor and begar पेपर में आता है. तो बेगार इज जब आप किसी को मुफ्त में सर्विस करें, और जब हम इसको लॉन्ग बेसिस पर करते हैं तो इसको हम बॉन्डेड बंधुआ मजदूर बोलते हैं हिंदी में. एंड इन द रूरल एरियाज इट इज अ वेरी कॉमन फैक्टर. पैसा देने मतलब कि पैसा दे रहे हैं हम आपको इसलिए हमारे घर में आकर उनसे जबरदस्ती ऐसे काम करवाने. देखो, घर में कोई छोटा मोटा काम करना बेगारी नहीं होता है, बट वेन यू आर आस्किंग देम टू डू समथिंग जिसके लिए उनको पेमेंट मिलनी चाहिए, जैसे पूरी कटाई कर दो उनको कोई पैसा नहीं मिलता था, तो इसीलिए आपके जो है उसको हम बॉन्डेड लेबर के नाम से जानते हैं. उनको बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है, उनको खाने पीने के लिए कम से कुछ हल्का कुछ दे दिया जाए और उनसे खूब काम करवा लिया जाए. द थर्ड इज चाइल्ड लेबर. We were also having the discussion, but of course there was a problem. The child labor, as per the Indian constitution, nobody is supposed to employ any child
below the age of 14 in any factory or mine or any hazardous work जैसे रेलवे स्पोर्ट्स इनफैक्ट ऐसे मतलब की जगहों पे लिखा होता है हम 14 साल से कम के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करते एंड यूजिंग दिस एज अ बेसिस many laws have been made in to prohibit children from working in industry जैसे बीड़ी मेकिंग फायर वर्कर्स मैच बॉक्स प्रिंटिंग डाइंग बैंगल मेकिंग अगर आप मतलब कि फायर क्रैकर सेवकासी जाओगे ना इन तमिलनाडु इफ यू हैव हार्ट यू वुड नेवर बर्न इवन अ सिंगल फायर क्रैकर आफ्टर सीइंग देयर पोजीशन ये जो बच्चे होते हैं ना इनको दे आर मेड टू सिट इन द ऐसे ओपन एरियाज में गंदगी में जहां इनके पास इतना से ढेर सारा मिट्टी जैसा केमिकल्स होता है एंड इनको जो है वो केमिकल्स जो है वो जो आपके क्रैकर्स होते हैं उनमें भरना होता है they don't wear any mask they don't wear any gloves and they have to work in extreme environment जहां पे उनके हाथ खराब हो जाते हैं एंड ड्यू टू द केमिकल्स दे गेट ट्यूबरकुलोसिस लंग कैंसर ऐसे डिजीजेस होते हैं और सबसे ज्यादा अगर आप कैंसर के पेशेंट्स देखोगे ना इसलिए तो यहीं पे पाए जाते हैं और इनको जो है हार्डली कोई पेमेंट मिलती हम लोग तो पटाखों को लाके लाखों में बांटते हैं वी जस्ट बाय इट फॉर थाउजेंड्स बट दे डोंट इवन गेट पैसा और इनको जो काम करने का जो एनवायरनमेंट है ना वो इतना खराब होता है कि वन कैन क्राई सिमिलरली इन बैंगल मेकिंग फैक्ट्री आपका फिरोजाबाद है आपका हब अभी तो काफी चेंजेस हैं फिरोजाबाद में ऐसा नहीं है कि भी चेंजेस नहीं है सिवगासी में तो कुछ भी नहीं हुआ है बट फिरोजाबाद में काफी चेंजेस हैं वहां पर क्या होता है जो आपके ग्लास बैंगल्स होते हैं आपके जो बैंगल्स के अंदर हम जैसे ये बोलते हैं कि वो आपकी बिंदियां लगी हुई हैं वो शीशे लगे हुए हैं दे आर ऑल और वो आपके हाथों में चुभ जाते हैं एंड दे हैव टू वर्क इन एक्सट्रीम मतलब कि डार्क एरियाज लाइट नहीं होती है वहां पे उनको फर्नेसेस के सामने काम करना पड़ता है उसको मेल्ट करना पड़ता है तो इनमें से आधे लोग जो हैं उनको ब्रोंकाइटिस अस्थमा और आंखें इनकी चली जाती तो इट हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट इवन इन द रेस्टोरेंट स्टॉल्स टी स्टॉल्स आपको इनको अलाउ नहीं करना चाहिए and that day when we were having the discussions also what I said is yes we have to say अब हम जो है अपनी बात को बोल सकते हैं we can raise our concern we can report it because according to the law exploitation child labor bonded labor these are all illegal so if the people don't know we have to tell them the next is freedom of religion और ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है क्लास 9 ये आपके क्लास 10 का भी क्वेश्चन है बोर्ड का भी क्वेश्चन है दैट हाउ डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने यहां लर्न किया वहां लर्न किया आपको जब 10th में पढ़ोगे ना जब भी आप लोग पढ़ोगे अपना यू विल सी कि मैम ये तो हमने वही क्वेश्चंस थे जो हमने 9th में किए ये आपका जो है सेक्युलर फ्रीडम ऑफ रिलीजन मींस इंडिया डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन like if you go to many of the countries they have their official religion Sri Lanka has Buddhism Nepal Hinduism Pakistan Islam but India does not have any religion right to freedom includes right to freedom of religion as well द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर पर्टिकुलर टू स्टेट इट क्लियरली क्यों क्योंकि जब हमारे इंडिया के अंदर आजादी आई थी आजादी तो फ्री में नहीं आई थी हम लोग तो आजाद दुनिया में है आस्क दोस पीपल
पता नहीं कोई जिंदा भी है या नहीं, बट दैट वाज अ टाइम व्हेन हिंदू एंड मुस्लिम्स फॉट. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जो मुस्लिम्स यहाँ रह गए हैं, दे शुड नॉट फील दे आर इन एन एलियन लैंड. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने कहा था दैट इंडिया विल नॉट हैव एनी रिलीजन. Some may not believe in any religion. Secularism is based on this idea that the state is concerned. ये आपका assertion and reason में भी आ सकता है. The state is concerned only with the relations among human beings, not relation with human and God. A secular state is one which does not establish any one religion as official. Indian secularism practices an attitude of principled and equal distance of all religions. But yes, in special cases it intervenes. लेकिन वो क्यों करता है, उसके पीछे एक रीजन है. एवरी पर्सन, ये वाला ही आपका 10th में पेपर में आपको लिखना है. एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ही और शी बिलीव्स इन. आपकी मर्जी आप किसको बिलीव करते हो. Every religious group or sect is free to manage its religious affairs. Like हिंदू महासभा, हिंदू के जो आपके संत हैं वो अपने हम हमारे करते हैं हमारे लिए. इस्लाम के जो अपने उनके हैं वो लोग उनका मैनेज करते हैं. आपने देखा होगा जब ईद होता है तो दे मतलब कि हमें जो है जमा मस्जिद से पता लगता है. हमारे लिए सिमिलरली अयोध्या या मतलब कि इन जगहों से पता लगता है कि व्हेन दिस इज गोइंग टू हैपन. A right to propagate one's religion, however, does not mean the right to compel and propagate. मतलब मैं अपनी religion को follow करूं. Like yesterday, मतलब you must have seen most of the time I have my own, मेरे को कृष्ण भगवान बड़े सुंदर लगते हैं. So whenever I see some photo of him, I always take it. It is mine. I don't ask anyone to follow him. It is मेरा अपना outlook है. मैं किसको follow करती हूँ. And it does not mean to convert into his religion by means of force, fraud, inducement or allurement. मतलब allure मतलब उनको कुछ लालच देकर. allurement मतलब लालच देकर, या इंड्यूस करना मतलब उनको उकसाना. ऐसे जबरदस्ती नहीं होनी. अगर आपको आपका मन कर रहा है आपको हिंदू से मुस्लिम बनना, बनो. हिंदू से क्रिश्चियन बनना, बनो. बट nobody should force you. There are people who change themselves. हरे रामा हरे कृष्णा में चले जाओ आप. हरे रामा हरे कृष्णा इज द इस्कॉन का जो आपका है. मेनी ऑफ द वेस्टर्नर्स हैव अडॉप्टेड हिंदुइज्म. आपने रोड में देखा होगा वो लोग खड़े होकर जो गीता है उसको मतलब कि बांटते हैं. बट दे हैव नॉट बीन फोर्स्ड. दे हैव रेड अवर लिटरेचर, उनको अच्छा लगा, उन्होंने किया. सो देयर इज नो फोर्स. Freedom to practice religion does not mean a person can do whatever he or she wants to do in the name of religion. उसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई हम तो रिलीजन है इसलिए हम तो कुछ भी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, one cannot sacrifice animals or human beings as offering to supernatural forces or gods. In many of the villages, it is considered, अगर मतलब कि उस विलेज में पानी नहीं आ रहा है तो किसी एनिमल को या फिर किसी इंसान को जो है बलि बना दो, माता खुश हो जाएंगी. दैट इज रॉन्ग. Religious practices which treat women inferior or those infringe women's freedom are not allowed. ये एक बहुत ही बड़ा what you call as there is a debate on this. Now, जैसे कहीं जगहों पे होता है कि the women are subjected to many restrictions. जैसे पर्दा, ठीक है आप अपनी मर्जी से पहन रहे हो वो एक अलग बात है, बट इट शुड नॉट बी इन द वे. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, इन many of the culture the widow is supposed to shave her head or wear white clothes. इसके ऊपर बहुत अच्छी एक मतलब ऋषि कपूर जी की एक बहुत सुंदर मूवी है प्रेम रूप. दैट्स बेस्ड ऑन दिस थीम ओनली. मतलब ठीक है, if a woman is losing her husband, it's a loss to her.
and we should leave that person on her. बट फोर्सफुली उसको, ऐसा नहीं कि वैसा होता नहीं है, अभी भी होता है। पहले तो खुद ही विमेन दे डोंट, विमेन नॉर्मली दे डोंट कम, येट इट इज मेड यू शुड नॉट कम इन फ्रंट ऑफ द एनी न्यूली वेड, यू शुड नॉट कम। और मोस्ट ऑफ द कई जगहों पे ऐसा होता है कि उनको गंजा कर दिया जाता है, उनके बाल काट दिए जाते हैं, फोर्सफुली दे आर आस्क्ड टू वियर व्हाइट क्लोथ। उसके पीछे रीजंस थे, ऐसा नहीं है कि दे आर ऑल विदाउट रीजंस, देयर वर रीजंस बिहाइंड देम। उनके पीछे रीजन ये होता था कि वो एक सीधा साधा जीवन मतलब कि प्रैक्टिस करें, बट इट शुड नॉट बी फोर्स्ड। इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हैं विच आर राइट नाउ आई डोंट वांट टू टेक अप, बिकॉज इफ आई टेक दैट दोज डिबेट्स आई थिंक बॉयज विल बी वेरी मच बोर्ड। गर्ल्स तो शायद सुन भी लेंगी, बॉयज तो एकदम बोर हो जाएंगे कि मैम कैसी कैसी बातें। So I don't want to take up. There are so many restrictions where these kinds of atrocities go. So legally वो गलत है, legally वो गलत है। A secular state does not, is not one that does not confer any privilege or favor or any particular religion. किसी religion को हम favor नहीं करते हैं, ना हम उनको punish या discriminate करते हैं just because they follow any religion. That's secular. The government cannot compel any person to pay any taxes for promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. ऐसा मतलब कि there was a time when such things used to happen. ऐसा होता था पहले कि some of the people were forced to pay the taxes for the religion or to enter into a religious area. और इसीलिए अब हम जो है ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करते। There shall be no religious instructions in the government educational institutions like schools है, colleges है. In educational institution managed by private bodies, no person should be compelled to take religious instruction or to attend any religious worship. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। We in our मतलब कि in the school where I taught, this came up, ऐसा एक आया था। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हु आर टीचिंग तो हम लोग जो है वो वही करते हैं कि we ask students to follow a particular song or anything. So there were people who used to say an, तो हम लोगों को फोर्स नहीं करना चाहिए। इट इज अप टू एनीवन। कोई राम के नाम से करता है, कोई श्याम के नाम से करता है, तो we should not force anyone for any kind of worship. That's part. बट मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहती हूँ क्योंकि पेपर में आता है, यहाँ मैं एड ऑन करना चाहती हूँ बिकॉज इट कम्स इन द एग्जाम फॉर 9th and 10th both. दो गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ, और मतलब कि गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, but the constitution has also permitted government to intervene if it is for the society's welfare. मतलब कॉमनली हम इंटरफेयर नहीं करते, हम उनको इंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं आपको ये सिखाना है, आपको इस रिलीजन को फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं बोलते। लेकिन हम उनको, अगर हमारे सपोर्ट से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से उस रिलीजन या उस कम्युनिटी को कोई फायदा हो रहा है तो गवर्नमेंट गिव्स द असिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द माइनॉरिटीज। आपके जो माइनॉरिटीज होते हैं जिनकी मतलब पॉपुलेशन कम है, लाइक क्रिश्चियन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटीज जिनकी पॉपुलेशन हमारी कम होती है, they are allowed to establish their educational institutions. That is to promote education. The government is not supporting, the government is not interfering, but to support them. Right? तो वो हमारा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपके पूरे के पूरे चांसेस होते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन में इसके आने की। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। दिस इज कोरिलेटेड टू व्हाट अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि वी हैव द राइट टू आवर रिलीजन,
रिलीजन है तो हमारे पास कल्चर भी अपना होता है. इन इंडिया वी हैव 28 states. All the states are having their own culture. All the communities are having their own culture. Within one single community there might be different cultures. You might have wondered why the constitution makers were so particular in providing written guarantees of the rights to the minorities. Why there are no special guarantees for the majority? Well, for the simple reason, the working of democracy gives power to the majority. In the language, culture and religion of minority that needs special protection, जो अभी अभी मैंने समझाया था वही अब यहाँ पे आएगा. The religion of minorities that need special protection, otherwise they may get neglected or undermined under the impact of language, religion and culture. भाई अगर किसी जगह पे एक लैंग्वेज का डोमिनेंस है तो दूसरी लैंग्वेज को हो सकता है इग्नोर कर दिया जाए. उनको भी तो जरूरत होगी ना. Any section, that is why constitution specifies the cultural and educational rights of minorities. ये जो पॉइंट्स लिखी है तीन, ये आपके पेपर के क्वेश्चन आंसर्स है. एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जैसे हमारे यहाँ पर असमीज, बोडो, ये ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनको शायद हम कॉमनली वी डोंट नो. तो दे हैव द राइट टू कंजर्व इट. अपनी अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का हम लोगों के पास पूरा वी हैव द राइट. Admission to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language. भाई प्राइवेट में हम क्यों नहीं बोलते हैं? प्राइवेट में इट इज प्रॉफिट मेकिंग, so it depends on the institutions. All minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. अभी बताया था ना मैंने आपको. Here minorities does not mean religious minorities, मतलब language के भी. For example, Telugu speaking people form a majority in Andhra Pradesh. आंध्रा में तो तेलुगु स्पीकिंग है, बट दे आर माइनॉरिटीज इन कर्नाटका. तो कर्नाटका में जो तेलुगु लोग हैं उनका बन सकता है. इन इंडिया, इन दिल्ली यू हैव, मतलब इफ आई से कर्नाटका स्कूल इज देयर, कन्नड़ा स्कूल इज देयर, देन आपका केरला स्कूल इज देयर. मेरे ही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें. आप में से तो कोई भी नहीं है उसमें, है मेरे 10th में है. देन यू हैव DTEA, दिल्ली तमिल एजुकेशनल एसोसिएशन. दिस इज, क्योंकि तमिलियंस हम यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं, तो वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर तमिल लैंग्वेज. वहां पर क्या है? इंग्लिश इज फर्स्ट लैंग्वेज, तमिल इज सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी इज थर्ड लैंग्वेज. आंध्रा स्कूल में सेम है आपका. इंग्लिश इज फर्स्ट लैंग्वेज, तेलुगु इज सेकेंड लैंग्वेज, तेलुगु, हिंदी इज थर्ड लैंग्वेज. तो इस तरीके से अगर हम स्टेट को स्टेट छोड़ते हैं तो वी हैव द राइट्स टू मेक अवर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. Sikh constitute a majority in Punjab, but in Rajasthan, Haryana, and Delhi, they are less. हमारे यहाँ दशमेश स्कूल, गुरु हरकिशन स्कूल, these are all the examples, right? So these are the rights which we have been given by Constitution, and that we can conserve our educational rights also. Now, if you see, there are 3 debates given. An emergency session of Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee rejected the proposal to form a separate body to manage the affairs of Sikh shrines in Haryana. It warned the government that Sikh community would not tolerate any interference in their religious affairs. क्योंकि under freedom of religion, they have the right. Under freedom of religion, they have the right. गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है. The Allahabad High Court quashed the central law which gave Aligarh Muslim University its minority status.
and held illegal the reservation of seats for Muslim in its postgraduate medical courses. This is educational and cultural rights. The Rajasthan government has decided to enact its anti-conversion law. Christian leaders have said the bill would aggravate the sense of insecurity and fear in minds of minorities. So again, it is forcefully हम conversion के लिए नहीं बोल सकते हैं. So freedom of religion. So this is how there are several, you can say, examples जहां ये चीजें होती है. But if we are using these rights, अगर हम petition फाइल करते हैं, अगर हम PIL फाइल करते हैं, अगर हम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हैं, तो we get the benefits. Now how can we secure these rights? ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन भी रहा है और 1 मार्कर भी रहा है. आयरॉनिकली दोनों ऑपोजिट रहे. The fundamental rights in the constitution are important because they are enforceable. मतलब वो जबरदस्ती फोर्स होती है. क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं देगी तो वी हैव द राइट कि हम सीधा कोर्ट चले जाए. एंड दिस इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दिस राइट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव. मतलब बाकी राइट्स को आप कैसे लोगे? अगर आपका गवर्नमेंट आपके कोई जगह पर any institution it is violating, how will you take this right? कौन देगा आपको न्याय? It is possible that our rights may be violated by fellow citizens, private bodies or by the government. कोई भी कर सकता है. जैसे आपने देखा होगा, when any particular movie is released, some of the people they take this, मतलब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, PIL डालते हैं कि this is against our culture, this is against our law, our religion. तो ये कैसे करते हैं? This is how. When any of our rights are violated, we can seek remedy through the courts. हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं. If it is fundamental, we can directly approach the High Court or Supreme Court of us. That is why यहां से यहां तक क्लास 9, बाद में मुझे मत बोलना हमें हमारे टीचर ने नहीं बताया था, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे लर्न करना है. That is why Dr. Ambedkar called this as the heart and soul of our constitution. क्योंकि अगर ये राइट नहीं होगा ना तो बाकी राइट्स को देने का कोई फायदा नहीं. आपको हक है, लेकिन उस हक को अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? वही तो एक क्वेश्चन है. और उसके लिए भी हमारे पास आंसर है. दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर्स. जो लोग लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड अदर अथॉरिटीज इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट. There can be no law or action that violates these rights. If any act of legislature, executive take away or limits these, it will be invalid. अगर आपको कोई रिलीजन के नाम पर, किसी जेंडर के नाम पर, कास्ट के नाम पर, किसी भी तरीके से अगर if anyone is violating them, you have the right. For मतलब it will be invalid. We can challenge such laws of central state government, policies of government, governmental organizations like bank, electricity board. कोई भी ऐसा लॉ बनाता कि भाई हम इनको देंगे, उनको नहीं देंगे. Courts also enforce the fundamental rights against private individuals and bodies. The Supreme Court and High Courts, अब जितना करवाऊंगी सब 1-1 में आता, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, have power to issue directions, orders or writs. हमारे यहाँ पर in our constitution there are many ways through which the court acts. हमारे पास ऐसे बड़े सारे हैं और उनमें से पहला आता है रिट. और रिट का मतलब है एनी रिटन इंस्ट्रक्शन.
रिट का मतलब है इन हेबिस कॉर्पस रिट, मतलब देर आर मेनी काइंड्स, जिसके अंदर द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैज द पावर कि आपको इसे फॉलो करना होगा। अगर कोई मना कर देता है तो देन द रिट्स कैन बी गिवन। दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स एंड पनिशमेंट टू द वॉयलेटर्स। जैसे जुडिशरी हमारे यहाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यू नो। तो जुडिशरी जो है, इफ वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द जुडिशरी वी कैन डेफिनेटली गेट दैट राइट, बट आपको वो पता होना चाहिए हाउ टू अप्रोच। In any case of violation of a fundamental right, the aggrieved person can go to the court for remedy. But now any person can go to court against a violation of fundamental if it is of social or public interest. That is PIL. अब ये PIL क्या होता है? It is public interest litigation. Means अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन आपको नहीं, आपके जैसे कई लोगों को, मतलब कि इट इज वॉयलेटिंग, इट इज अफेक्टिंग, देन ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लीट सिटीजन्स, जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, यू कैन फाइल PIL। यानी कि गवर्नमेंट का वो जो लॉ है या वो जो डिसीजन है वो पब्लिक के अगेंस्ट जा रहा है, वो पब्लिक के वेलफेयर के अगेंस्ट जा रहा है, एंड वी कैन approach the court with PIL, that is public interest litigation. Under the PIL, any citizen or group of citizens can approach the Supreme Court or High Court for the protection of public interest against a particular law or action of government. One can write to the judges even on a postcard. The court will take up the matter if the judge finds it in the public interest. I'll give you one example for this. In यू नो दैट, आई डोंट नो आपको लोगों को पता है क्योंकि आप लोग बहुत छोटे बच्चे थे या पैदा भी नहीं हुए होंगे, आई थिंक। इन दिल्ली देयर यूज्ड टू बी वन वेरी यूनिक स्कीम कॉल्ड ऑड एंड इवन, और बड़ा ही मजेदार था वो। 135 ऑड, 246 इवन, और सेवेंथ डे फ्री। मतलब गवर्नमेंट का मानना था कि 1, 3 और 5 के दिन आप सिर्फ और गाड़ियां लाओगे और जो इवन गाड़ियां वो घर में रहेंगी, पोल्यूशन कम हो जाएगा। वाइस वर्सा 2, 4, 6 को आप इवन लाओगे, ऑड नहीं आएंगे तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। एंड जो सेवेंथ डे है संडे, उस दिन दोनों गाड़ियां अलाउड थी, तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही नहीं। और उसके अंदर भी दे हैड गिवन सो मेनी प्रिविलेजेस, लाइक विमेन की ड्राइवर है तो वो चाहे ऑड हो या इवन हो वो चला सकते हैं। द ओला कैब्स वर नॉट, मतलब कि उनको नहीं दिया था। सो देयर वर मोर देन 760 PILs इन हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली अगेंस्ट दिस, क्योंकि दैट डिड नॉट गो, दैट सोल्यूशन वाज गुड। ऐसा नहीं कि वो सोल्यूशन गलत था, क्योंकि गाड़ियां कम होंगी ऑन द रोड्स तो पोल्यूशन कम होगा। दैट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट। व्हाई इंडिया इज मोर पोल्यूटेड देन एनी? बिकॉज हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज, अनहाइजीनिक वेस्ट एंड आपके जो व्हीकल्स हैं, तीनों मिलकर पोल्यूशन देती हैं। इन अदर कंट्रीज इंडस्ट्रियल एंड जो डोमेस्टिक है ना वो नहीं। तो जो इवन जो आपके व्हीकल्स हैं उनका भी, पॉपुलेशन कम है तो व्हीकल का यूज भी कम है, वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा है। इन स्टेट्स लाइक दिल्ली वी डोंट हैव द पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, तो प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को फिर लेकर जाना पड़ता है। तो पीपल आर नॉट रॉन्ग एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। पॉल्यूशन कम करने के लिए हमें व्हीकल्स कम करनी पड़ेंगी, बट देन इट कम्स कि अगर हम व्हीकल्स नहीं ला रहे हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या था? उन्होंने कहा पूलिंग करो। अब आप बताओ पूलिंग कैसे करें? मुझे जाना है कनॉट प्लेस, मेरे पड़ोसी को जाना है और उसका नाम क्या, नोएडा, मैं कैसे पूलिंग करूं? वी डिड नॉट हैव इनफ ऑफ public transports which could support us.
और इसीलिए there were more than 760 PILs in High Court which said that this action is not in the welfare of the people. The action is good, बट उसके लिए फिर हमें ऑल्टरनेटिव्स भी चाहिए थे, और इसीलिए उस प्लान को मतलब कि गवर्नमेंट को विथड्रॉ करना पड़ा। तो कई बार ऐसे एक्शंस होते हैं which may not be in the welfare. So on that ground, the citizens can approach the court called as PIL. PIL में आपके 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन आता ही आता, right? Now next is what are the areas जहां हम इनको expand कर सकते हैं। ये तो फंडामेंटल राइट्स हमारे 1950 में हमें मिले थे and still we are using it, but there are some मतलब कि कुछ राइट्स को जो है एड ऑन, मतलब राइट्स के अंदर ही चीजों को जो है अमेंड भी किया गया। लाइक द वर्ड सेक्युलर वाज एंटर्ड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इन 1974 ओनली, नॉट अर्लियर नहीं था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त में इंडिया वाज अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, लेकिन नाउ इट इज सेक्युलर ऑल्सो। द वर्ड सेक्युलर वाज एडेड इन द लेटर वे। तो कुछ चीजों को हमने एक्सपैंड भी किया, उसके अंदर जो मीनिंग्स है उनको भी हमने एक्सपैंड किया है। सो नाउ you might think that fundamental rights granted by constitutions are the only rights citizens have. No, the fundamentals are source of all rights. इनके expansions, as I said, हमारे जो rights हैं वो constitutional rights, consumer rights, we name it in different ways. Sometimes it leads to expansion in the legal rights that the citizens can enjoy. From time to time, the scope of rights are expanded. Certain rights like right to freedom of press, right to information, right to education, ये आज हम जानते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स के अंदर से ही राइट टू एजुकेशन आया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से आया है। राइट टू इंफॉर्मेशन, now school education has become a right for Indian citizens. The governments are responsible for providing free and compulsory education till age of 14 years. 14 साल तक के एज के लिए जो है it is compulsory. Parliament has enacted a law giving the right to information to the citizens. ये बहुत ही अच्छा law है. Under this, we can ask the government to provide us information regarding any action that government has taken. लोगों ने तो ऐसी ऐसी चीजों के लिए आरटीए डाल रखा कि क्या बता सकते। मतलब sometimes it is really very funny. It's very funny. मतलब from where this, but right to information is a very important one, क्योंकि वो आपको गवर्नमेंट के रूल को, गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा है उसको यूज करता है। Parliament, sorry, this act was made under fundamental rights to freedom of thought and expression. We have a right to seek information from government offices, and this is not only for government, it is for everything. मतलब आप राइट टू इंफॉर्मेशन कहीं पर भी यूज कर सकते हो। लाइक इफ यू आर गोइंग टू एन इंस्टीट्यूट टुमारो, यू आर टेकिंग एडमिशन फॉर सम आजकल तो बच्चे जो हैं दे टेक द एडमिशंस फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह, you have the right to have the information that how that is going to benefit. Recently, the Supreme Court has expanded the meaning of right to life, which includes right to food. और ये आपका आया था ऑन बेगिंग, बेगिंग के ऊपर आया था कि अगर बेगिंग जो है, इफ इट इज फाउंड कि इंसान सचमुच में बेगिंग कर रहा है जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू सर्वाइव, तो द पर्सन कैन नॉट बी स्टॉप्ड. Also, rights are not limited only to fundamental rights as enumerated in the Constitution. हमारे पास और भी rights हैं. For example, right to property is not a fundamental right, but it is a constitutional right. Right to vote in election is constitutional, a political right हमारा. सबके पास है right to vote.
राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल था, बट देयर वाज वन वेरी फेमस केस जिसके बाद इसको हटा दिया गया था, एंड इट इज नाउ अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसको हम लेकर आते हैं ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. Sometimes the expansion takes place what is called as human rights. अब ह्यूमन राइट्स क्या है? लिविंग, फूड, रोटी कपड़ा मकान, अच्छी ट्रीटमेंट. इट मे और मे नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज, बट हमारे यहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स के लिए वी हैव अ ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इसको देखता है, बट दैट डजंट डायरेक्टली कम अंडर द फंडामेंटल राइट. दीज क्लेम्स आर नॉट राइट्स. With the expansion of democracy there is greater pressure on the government to accept these. जैसे हमने ग्वाटेमाला बे का पढ़ा था. भाई कोई भी इंसान अगर जिंदा है तो उसे खाना पीना, शेल्टर, उसको अपना प्रोटेक्शन करना तो सबको होना चाहिए. हाउ कैन यू डिनाई दैट? Some international covenants have also contributed to the expansion of the rights. There are some of the leading institutes. So this is how the scope of rights have been expanded and new rights have evolved. जैसे अगर आप पहले देखते RTI was not there, now RTI is there. तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि कई जो है राइट्स हमारे आए हैं, एंड दे हैव इन फैक्ट बेनिफिटेड द वेरी वेरी कॉमन पीपल. वेरी वेरी कॉमन पीपल मतलब मैंने तो अपनी आई हैव सीन इन द अंडर RTI द न्यू राइट्स इमर्ज एज सोसाइटीज डेवलप और न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस आर मेड. हमारे यहाँ पर तो अभी तक नहीं बना है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, बट न्यू राइट्स जरूर बने हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका गारंटीज सम न्यू राइट्स. हमारे पास नहीं है, और ये आपके पेपर जो है उसमें आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइट्स दैट वी हैव इन इंडिया एंड विच is not, sorry, which we do not have in India and which is there in South Africa. For example, in South Africa they have the right to privacy. लाइक हमारे यहाँ वारंटी होती है, वहां पर ऐसा नहीं हो सकता. फोन्स को टैप नहीं कर सकते. देयर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ओपन. हमारे यहाँ पर भी अभी इंक्रिप्शन आ चुका है, यू नो, इन योर व्हाट्सएप ऑल्सो इट इज रिटन. राइट टू एनवायरमेंट दैट इज नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेलबींग. राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग. इंडिया में पॉपुलेशन की वजह से इस चीज को इतना ज्यादा नहीं दे सकते हैं, बट देयर द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दीज. Rights to have access to health care services, sufficient food and water. No one may be refused emergency medical treatment. Even in India, it has come. But it is not coming under the fundamental rights, but now it is the right of any person who is injured in any medical emergency. कोई भी डॉक्टर आपको डिनाई नहीं कर सकता. और ये बड़ा ही कॉमन होता है जिनके घरों में मतलब जो लोग डॉक्टर्स वगैरह से एसोसिएटेड है ना, वो बता सकते हैं. इन द हॉस्पिटल्स नॉर्मली दे रिफ्यूज कि ये जो है ये एक्सीडेंटल केस है या मर्डर केस है, हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, बट दैट इज रॉन्ग. दूसरा ये भी प्रॉब्लम होती है कि नॉर्मली कोई इंसान जो है, इफ द पर्सन हैज बीन इंजर्ड और उसको कोई लेकर गया है, तो नॉर्मली उसको पुलिस पकड़ लेती है. तो नाउ इट इज मतलब कि मैंडेटरी दैट द पुलिस शुड नॉट ट्रबल देम. अगर किसी ने एक अच्छे सिटीजन का काम किया है तो द पर्सन शुड नॉट बी ट्रबल्ड. मेनी पीपल थिंक राइट टू वर्क, हेल्थ, मिनिमम लाइवलीहुड, राइट टू प्रिवेसी शुड बी फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया एज वेल. यही मैंने आपको बताया कि कौन सा ऐसा है जो वहां है और हमारे यहाँ नहीं. तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन इंडिया द अनएम्प्लॉयमेंट इज टू मच. प्रिवेसी इज नीडेड. द प्रिवेसी इज नॉट, कभी ये मत सोचो कि हमारे फोन में हमने लॉक लगाया है. प्रिवेसी मीन्स देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन which we do not want to share with anybody. Like अभी एक राइट एक आया था, दैट वाज इन, जैसे हम लोग किसी बिग बाजार वगैरह में जाते हैं, मतलब टू एनी मॉल एंड वी बाय, तो वो आपको कहते हैं हमें फोन नंबर दो. आपको बोलते हैं हम फोन नंबर दो, जब वो बिल बना रहे होते हैं, और हम लोग दे देते हैं.
दैट इज एक्चुअली इंफ्रिंजमेंट ऑफ अवर राइट टू privacy. मेरा फोन नंबर मेरी privacy है. व्हाई शुड आई शेयर इट विद एनीवन? व्हाई शुड आई शेयर इट विद एनीवन? मैं रोड में, ऐसे तो मैं 10 दुकानों में जाती हूँ, मैं 10 को अपनी फोन नंबर दे दूं. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू राइट्स, अकॉर्डिंग टू द रूल, दे कैन नॉट आस्क यू द फोन नंबर. अगर वो आपसे मांगते हैं और अगर आप कहते हो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो दे कैन नॉट फोर्स यू. ये आपके कंज्यूमर राइट्स है. दे कैन नॉट फोर्स यू टू गिव योर फोन नंबर्स. वो आपको कभी फोर्स नहीं कर सकते. एंड आई यूज दिस एंड आई गो टू एनी, वो तो वो कहते हैं मैम फोन नंबर तो होता है, आई डोंट वांट टू शेयर इट. तो ऐसे कई राइट्स हैं जो होने चाहिए. राइट नाउ कम टू दिस. आपका जो है इंटरनेशनल कोवेनेंट क्या कहता है? वो कहता है कि वर्ल्ड वाइड में जो लोग हैं उनको राइट टू वर्क, यानी कि एवरी वन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क. जैसे हमारे यहाँ नरेगा इज देयर, हमारे यहाँ पर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज राइट टू वर्क. राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, मतलब जहां पे वो काम करते हैं वहां पर कोई ऐसी कोई हादसा ना हो. राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि खान रोटी कपड़ा मकान. राइट टू सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस. in India insurance is not under this. In many countries like US and other countries you have it as a, मतलब कि आपका जो है राइट होता है. राइट टू हेल्थ मेडिकल केयर, special care during childbirth or prevention of epidemics. Right to education, it is already there in India. तो ऐसे कई राइट्स बनाए जा रहे हैं जिसको गवर्नमेंट्स अब जो है एक्सेप्ट करती है. नाउ इन इंडिया द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इट्स वन ऑफ द वेरी फेमस. अब ये लोग क्या करते हैं, इनका काम होता है कहीं पर भी अगर इनके पास खबर आती है कि किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो ये उन केसेस को लेकर कोर्ट तक लेकर जाते हैं. दे कैन नॉट टेक एनी एक्शन देमसेल्व्स, but they can help the government to solve such cases. Many cases of human right violation in diverse fields are being brought to public notice from across India. The human rights organization and media often criticizes the government agencies for not seriously taking these catches. Someone had to intervene on behalf, और यहीं पर आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आता है. It is an independent commission set by law in 1993. Like judiciary, it is independent. It is appointed by the president, includes retired judge, officers, and eminent citizens. But they do not have the burden of deciding. वो सिर्फ हेल्प करता है द विक्टिम टू सिक्योर द राइट्स. वो और कुछ नहीं करता है. एंड दे आर स्पॉन्सर्ड बाय द इंटरनेशनल ट्रीटीज. The NHRC cannot itself punish the guilty, क्योंकि वो तो कोर्ट का काम है. The NHRC is there to make independent and credible inquiry. कि भाई अगर कुछ हुआ, मैंने आपको बताया था देयर वाज अ वेरी फेमस, मतलब कि हुआ था हमारे यहाँ, स्कैम हुआ था, उसके ऊपर मूवी भी बनी है गंगा जल. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज देयर विच इंटरवीन्ड इन इट. इट ऑल्सो इंक्वायर्स, जैसे कि पुलिस के जो हिरस में होते हैं उनके साथ कुछ गलत बर्ताव हो रहा है, कहीं पर भी किसी के साथ भी गलत होता है, तो दे टेक अप दीज मैटर्स टू द कोर्ट. वो इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करते हैं. It also inquires into case of any abatement of such violation or negligence by any government officer and take general steps to promote the human rights. The commission presents its findings and recommendation to the government or intervene in the court on behalf of citizens. It cannot, it can summon witness, question any government office official, demand any official paper, visit any prison or inspect, but it cannot take any decision. Any citizen of India can write a letter to this address. अगर आपको कभी लगता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विच इज इन दिल्ली, देयर इज नो फीस और एनी फॉर्मल प्रोसीजर. इसी तरीके से नेशनल हाई कमीशन इज सेटअप फॉर द एट द नेशनल लेवल. वी हैव द स्टेट ह्यूमन राइट्स जो अपने अपने स्टेट्स को भी जो है बिलोंग करती है. सो 10 के मतलब कि द कोर्ट्स आर नाउ कमिंग. इवन पहले तो ये होता था कि जो हमारे
कोर्ट्स होते थे ना, नॉर्मली दे वेंट थ्रू ओनली द, उनके पास जो है गवाह होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, बट नाउ दे इवन टेक द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, दे टेक द वीडियोस, उसकी ओरिजिनलिटी को पहले वो टेस्ट करते हैं वेदर दो मतलब की वीडियोस आर ओरिजिनल, एंड नाउ दे आर इवन टेकिंग द हेल्प ऑफ ऑल दीज मीडियाज टू इंटरफेयर एंड गेट द प्रॉपर जो राइट्स हैं उनको वायलेट ना हो. So this is how the rights are implemented, used, and as we all are citizens of India, you all are students of political science. You must know कि what are the basic rights one gets in a country. अब ये जो बेसिक राइट्स है ये कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं, बट हमारे यहाँ पर ये राइट्स है. एंड इन राइट्स को सिक्योर करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा राइट है, वो है हमारा द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है. In your exam you can expect summon. What is summon? What is writ? मतलब from this portion ये लिखा हुआ ना, देखो यहाँ पे लिखा ना, a formal document containing an order of the court. What is summon? ये. Then what is human trafficking? That is selling, और ये सारे आपके 1 मार्कर में आते हैं. बाकी जो राइट्स हैं, write a short note, that would be a 3 marker question. So that is the chapter democratic rights. Already the your notes are there. Even it is on the Google Drive. आपके चैनल पर भी है, and it is also there on your WhatsApp group. So you can use it, learn it. उनमें questions भी हैं. You can go through them. That's the end of the chapter, democratic rights.